नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार केंद्र में आए हुए उसको 2 साल का वक्त बीत गया है और अब जबकि 2 साल हो चुके हैं तो मोदी सरकार के तमाम महकमों और मंत्रालय के माध्यम से बीते 2 साल में क्या कुछ काम हुआ है, किस प्रकार की योजनाएं बनी हैं, कैसे उनको जमीन पर उतारा गया है, कितना लोगों को लाभ मिला है और आने वाले समय के लिए किस प्रकार की कार्य योजना, इस बात की पड़ताल दूरदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है इस खास मौके पर। तो इस कड़ी में आज हम बात करेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की और इस महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं खुद मंत्री महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, थावरचंद गहलोत साहब। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। आपका भी स्वागत है। 2 सालों के वक्त को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि संविधान में समान तौर पर अधिकार की बात कही गई है, महती जिम्मेदारी आपके महकमे की है, मंत्रालय की है। कितना 2 सालों में आप कर पाए हैं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए? हमने इन 2 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की समता का प्रयास किया। हम महसूस करते हैं कि समता के बाद ही समरसता आ सकती है और इस देश में समरसता का वातावरण बनाने की महती आवश्यकता है। और केवल देश में ही नहीं तो दुनिया के लोग विश्व शांति की बात करते हैं, तो विश्व शांति समता समरसता के रास्ते से ही सफल हो सकती है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के हमने बहुत सारी कार्य योजनाएं बनाई हैं। मैं अगर ये कहूँ कि हमने इन 2 वर्षों में पिछले 2009 से 2014 मोदी साहब के नेतृत्व में सरकार बनने के पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में जितना प्रावधान होता था और उस पर जितना खर्च होता था, हमने इन 2 सालों में उन 5 सालों की तुलना में 50% से अधिक आर्थिक और भौतिक उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके साथ ही साथ अधोसंरचना की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से कार्य योजना बना करके काम कर रहे, पर भावनात्मक सम्मान भी इन लोगों को मिले और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो उत्पीड़न की घटनाएं होती है उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये महसूस करके अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का जो बना हुआ है और उससे संबंधित नियम 1995 से देश में लागू है, उसमें संशोधन किया है और उस संशोधन को सारे देश में प्रशंसना मिल रही है। लोग उसको बहुत सही दिशा में समरसता लाने के लिए कारगर कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है या अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है और जानते हुए भी लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, किसी की मूंछ काट देते हैं, किसी का सिर मुंडन कर देते हैं, किसी का काला मुंह कर देते हैं, किसी को जूते का हार पहना करके घुमा देते हैं, किसी को निर्वस्त्र करके प्रताड़ित करते हैं। अगर वो शादी रचा रहे हैं और घोड़े या घोड़ी पर बैठ करके बारात निकाल रहे हैं तो नहीं निकालने देते हैं, वोट डालने से रोकते हैं, चुनाव लड़ने से रोकते हैं। इस प्रकार की अनेक आपराधिक बातें पहले कानून में सम्मिलित नहीं थी। खेत पर जाने से रोकते थे, जंगल में जाने से रोकते थे। तो इस प्रकार के प्रावधान पहले नहीं होने के कारण अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं घटती थी और देखने में यह आया कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं जो पहले कानून थे, उस कानून में अगर एफआईआर भी दर्ज होती थी तो सज़ा का जो परसेंटेज है वो 18, 19, 17 रहता था। फिर हमने इस कानून में संशोधन किया और उसको संसद ने नवंबर-दिसंबर के सत्र में पास किया और वो 1 जनवरी 2016 को अधिसूचित हो गया। 26 जनवरी से वो कानून लागू हो गया और अभी 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती से
उससे संबंधित नियम भी लागू हो गए। जी, आप जो ये सर ये बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, आपके तमाम राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि ये जो उपलब्धि है SC STs OBs के लिए जो आपने जो नियम बनाए अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्या नियम बनाने और कानून को बेहतर तरीके से लागू करने पे ही आती है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने की बात जब आएगी तो आपको राज्यों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी, समस्या वहाँ आती है। मैं जो उदाहरण आपको देना चाहता था, आपने खुद अपने जवाब में इस बात को कहा किस प्रकार की समस्याएं जमीन पर देखने को मिलती हैं तमाम उन वर्गों के साथ में, कैसे इन चीज़ों को दूर कर पाएंगे, राज्यों का सहयोग कैसे ले पाएंगे? हमने ये जो कानून में संशोधन करके प्रावधान किए हैं, इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी साथ ही साथ प्रावधान किए हैं। कोई FIR दर्ज हो जाएगी तो 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन करके चार्ज फ्रेम करना चाहिए। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हमारा प्रयास ये है कि यथासंभव 2 महीने के अंदर अंदर कोर्ट का फैसला आ जाए। उनको न्याय दिलाने की दृष्टि से सरकारी वकील, सरकारी नहीं तो उसको अपनी इच्छा का वकील करने का अधिकार, मामले बहुत लंबित रहते हैं, शीघ्र निराकरण हो जाए, इसलिए विशेष न्यायालय के साथ अनन्य न्यायालय भी केवल सेपरेट इन्हीं वर्गों के लिए भी वो हो सकता है। इस प्रकार के अधिकार का प्रावधान भी उसमें किया है, और जिम्मेदारी दी है प्रशासनिक अधिकारियों को भी कि वो इसकी समीक्षा करेंगे। समस्या सर एक ये भी आती है कि जिस व्यक्ति के लिए, खासतौर से अगर हम दलितों के लिहाज से बात करें, जिनके लिए आप नियम कायदे कानून बनाते हैं, उनको उन नियमों के या अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसे में अगर हम कहें कि बीते 2 साल के लिहाज से भी कि देश भर से दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं खत्म हो गई हों, ऐसा नहीं है, अभी भी वो समस्याएं हैं। कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति बैठा है गाँव में, जिसको अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, उसको एम्पावर करने का जो जिम्मा है वो महती तौर पर आप ही के पास है। वैसे इसके लिए हम प्रचार प्रसार करते हैं, पंचायत तक इसकी जानकारी भेजते हैं, कलेक्ट्रेट में जितने भी ऑफिसेस होते हैं वहाँ भी, और इन योजनाओं की जानकारी के लिए हम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सद्भावना सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। अभी हमने ये जो नया कानून बनाया उसमें प्रताड़ित परिवार को जो परेशान हुआ है उसको न्याय और सम्मान देने के लिए तो कानून में प्रावधान है ही, पर उसको आर्थिक नुकसानी की भरपाई करने के लिए भी प्रावधान किया है। जैसे किसी की संपत्ति को जला दिया, किसी के मकान को जला दिया, किसी को तोड़फोड़ कर दिया, कुछ कर दिया, भरपाई का इंतजाम भी, उसकी भरपाई का। इसके साथ ही साथ वो अपराध बोध हुआ है, अपमानित हुआ है, उसके लिए भी हमने उसको क्षतिपूर्ति देने का भी प्रावधान किया है। पहले हम 75,000 से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक की धनराशि देते थे केस के आधार पर। अब हमने उसमें बढ़ोतरी करके 85,000 से लेकर के 8,25,000 तक का प्रावधान किया है। अब ये हुआ कि FIR दर्ज होते ही 25% उसको धनराशि दी जाएगी। फिर जैसे ही चार्ज फ्रेम होगा, जज ने अगर चार्जशीट पेश हुई और चार्ज फ्रेम किया तो 50% धनराशि उसको और मिल जाएगी, और बाकी 25% निर्णय होने पर मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रावधान के कारण उनको गुणात्मक फायदा मिलेगा। जी, एक तरीके से आपने पूरी व्यवस्था की है कि किसी के साथ में अगर कुछ अत्याचार होता है तो उसको उसका हर जाना और पूरी तरीके से मिल सके। ये सामाजिक उत्थान की जो आपने बात की, इसके अलावा अभी हम बात करेंगे किस प्रकार से आर्थिक उत्थान हो सकता है समाज में उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार थावर चंद गहलोत साहब से ये चर्चा जारी रहेगी। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर,
दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम इस खास मुलाकात में आज बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत साहब से। सर, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इस तरीके से सामाजिक उत्थान, खासतौर से दलितों के लिहाज से अगर बात की जाए, आपने जिक्र किया। अगर हम आर्थिक उत्थान के लिहाज से बात करें, अभी देखा हमने आप लोगों ने एक योजना चलाई, खासतौर से स्टैंड अप के लिहाज से अगर बात की जाए, आप कई और भी चीज़ें कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये वो व्यवहारिक तरीका है जिससे कम से कम आर्थिक उत्थान हो पाएगा, क्योंकि योजनाओं की बीते 60 सालों में कमी नहीं रही है। हमने उनके आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रारंभ से ही जो मैंने बताया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इनमें विकास करने के लिए छात्रवृत्ति आदि देते ही हैं। इसके साथ ही साथ कारोबार करने की दृष्टि से पूंजी निवेश की व्यवस्था भी की है। उनको स्किल वर्कर या कौशल प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की है। इसका सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को ही मिल रहा है, क्योंकि सबसे गरीब है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ही मुद्रा योजना भी, प्रधानमंत्री भी मुद्रा योजना प्रारंभ की। इस मुद्रा योजना में बिना गारंटी के और बिना कोई संपत्ति या जमीन जायदाद मॉर्गेज किए, बिना उसके गिरवे रखे 10 लाख रुपए तक का लोन देने की सुविधा दी है। और इस योजना का लाभ इन वर्गों के लोगों ने बहुत उठाया है। फिर स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब योजनाओं का लाभ भी इन वर्गों के लोगों को देने के लिए प्राथमिकता से प्रयास किए जा रहे हैं। डिक्की के माध्यम से भी हमने ये प्रयास किया है। डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एक नाम की संस्था है, उनके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन योजनाओं पर इम्प्लीमेंट करने में वो सहायक बने। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तो करते ही, पर वो भी करें। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये घोषणा हुई है कि देश में 1.25 लाख बैंक की शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा में कम से कम 2 लोगों को, जो एससी वर्ग के हैं और उसमें एक महिला है, अनिवार्य रूप से लोन दिया ही जाएगा, ऋण सुविधा उपलब्ध कराई ही जाएगी। इसके साथ ही साथ मेरे यहाँ अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम है, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, विकलांग वित्त विकास निगम है। और ये सारे वित्त विकास निगम संबंधित वर्ग के लोगों को 4% और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो आप फंड एलोकेशन की बात कर रहे हैं, लंबे समय से कोशिश जो कर रहे हैं, शायद ज़मीन पे बेहतर तरीके से नतीजे इसके आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल दिव्यांगों से भी जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि जिस प्रकार के आप लोग की सरकार का एक विज़न है, उनके लिए जिस प्रकार की एक सहूलियत भरा पूरा माहौल बनाना, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है कि आज की तारीख में रैंप भी नज़र नहीं आता है, जिस प्रकार की सुविधाओं देने की आप जो बात करते हैं दिव्यांगों के लिए, उसमें बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है अभी। देखो, दिव्यांगों के लिए भी हमने इन 2 वर्षों में ऐतिहासिक काम किए हैं। दिव्यांग छात्र छात्राओं को पहले पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। हमने 2014-15 से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रारंभ की। ओवरसीज स्कॉलरशिप भी देते हैं और नेशनल फेलोशिप योजना है, उसके अंतर्गत भी कोई विशेष डिग्री हासिल करता है, IIT, MBA, MBBS और PhD, उनको भी ये सुविधा देते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष मिला करके हमने लगभग 2 लाख विकलांगजनों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है और उनको कारोबार में लगाया। हम प्रशिक्षण भी देते हैं और प्रशिक्षण के बाद अगर वो कारोबार करना चाहता है तो ऋण सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और नहीं तो 3% भारत सरकार के मंत्रालयों में आरक्षण का प्रावधान है। और राज्यों में भी अपने अपने राज्य ने अलग अलग प्रतिशत तय किया है। हम जिसको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक हमने 3.5 लाख से अधिक
विकलांगजनों को, दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण की दृष्टि से जिसको जिस प्रकार के उपकरण की आवश्यकता है, इस प्रकार के बहुत काम किए हैं। इतनी उपलब्धियां हैं आर्थिक और भौतिक दृष्टि से, मैं अगर गिनाऊं तो आप तो हमको शायद आधे घंटे का समय दे रहे, 2 घंटे लगेंगे। बिल्कुल, ये शायद इसीलिए मैं आपको यहाँ पे रुकूं, क्योंकि एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी जो तमाम और मांगे उठ रही हैं उस पर आने वाले समय में किस प्रकार के निर्णय लेने की बात फिलहाल चल रही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं, इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत साहब। गहलोत जी, आपके महकमे की एक महती जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप जो नशाखोरी से जो लोग प्रताड़ित हैं या कहा जाए इस दिशा में चले गए, कम से कम उनके पुनर्वास को लेकर एक बड़ा काम करें। देश भर के लिहाज से अगर बात की जाए तो उस दिशा में बहुत गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ में चीज़ें होती नजर नहीं आती। इस बात का जवाब मैं दूं उसके पहले एक सेंटेंस में ये कहूँगा कि दिव्यांगजनों के लिए हमने सुगम्य भारत योजना भी प्रारंभ की है और देश के लगभग 100 बड़े शहरों में और प्रत्येक में कम से कम 100 स्थानों पर जो बहुउपयोगी है, बहुमंजिले हैं, वहाँ रैंप और लिफ्ट लगाना, आवागमन की सुविधा की दृष्टि से बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर और हवाई अड्डे पर भी यह सुविधा की है। जहाँ तक नशा मुक्ति का सवाल है, हम जिला मुख्यालयों पर नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए राज्यों को और एनजीओ वगैरह को आर्थिक सहायता देते हैं। एनजीओ और राज्य सरकार के ऑटोनॉमस बॉडी की संस्थाएं और ये सब मिलकर के वो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। हमने नशा मुक्ति केंद्र के साथ साथ इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत प्रयास किया। लेकिन आपको लगता है कि इस दिशा में उम्मीद के मुताबिक आपको नतीजे मिले? क्योंकि यहाँ राज्यों का रोल बड़ा महती हो जाता है और जिन एनजीओज का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एनजीओज के काम को लेकर भी लंबे सवाल उठते रहे, क्योंकि उनको भी कई बार आप लोगों को ब्लैकलिस्ट करना पड़ता है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जितना तेज गति से ये काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हमारा प्रयास है, परंतु राज्य सरकार के माध्यम से ही ये कार्य हमको करना पड़ता है, तो हम राज्यों के साथ निरंतर संपर्क करते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि देश भर में इस बात की मांग चल रही है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण को तय किया जाए, बनस्पत जिस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में चल रही, इसको लेके किस प्रकार का आपकी सरकार, आपका मंत्रालय, महकमा सोच रहा है? देखो, भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने उस समय का अनुभव और उनके जो परिस्थितियां थी उसके आधार पर उन्होंने संविधान बनाया। और संविधान में मूल बात ये ध्यान में रखी गई कि हजारों वर्षों से जो शोषित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, जिनको आजकल दलित कहते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन सब तस्वीर बदल गई है। इन सबका विकास पहले करना है। और इनका विकास करने की दृष्टि से जो कम से कम आय कमाने वाला है, जातीय आधार पर भी पिछड़ा है, शैक्षणिक के आधार पर भी पिछड़ा है, इस कारण से ये प्रावधान किया है। और अभी हम उसी प्रावधान के आधार पर
ये योजनाएं संचालित कर रहे हैं। एक और चीज़ जो कि कहा जाए, खासतौर से दलित या कहा जाए जो आरक्षित वर्ग है, वहीं से इस बात की मांग उठ रही है कि ऐसे लोग जो कि आरक्षण का लाभ पाके इस ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंच के जहां पे उन्हें अब आरक्षण के लाभ की ज़रूरत नहीं है, अगर वो स्वेच्छा से इस बात को छोड़ना चाहते हैं, उस मुद्दे पे आप किस प्रकार से कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे। इस आशय की भावना तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्त की है। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग अब जोर पकड़ने लगी, कई राज्य सरकारों या कई बड़े पर्सनालिटीज के माध्यम से भी ये बात कही जा रही है। क्या आप लोग इस पर विचार कर रहे हैं? आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला सुन सकते हैं? तो ये मांग तो बढ़ रही है, इस पर वातावरण बनाने की चर्चा जरूर प्रारंभ हुई है। भारत सरकार ने एक बार पहले एक कमेटी बनाई थी जी, इस बात के लिए कि कारपोरेट जगत के साथ, उद्यमियों के साथ विचार विमर्श करें और वातावरण बनाए कि वो इससे एग्री हो जाए, और एग्री हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाया जाए। आपके एक राजनीतिक विरोधी इस बात का आरोप आप पे लगातार लगा रहे हैं कि आपके महकमे और मंत्रालय के द्वारा आप लोग अंबेडकर जी की जो उनकी राजनीतिक विरासत है, उनकी जो वैचारिक सोच है, उसको जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि आप इस प्रकार का एक राजनीतिक गेम खेल रहे हैं और एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? उनका ये आरोप असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है। उसको हमारी सोच की जानकारी नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। या फिर वो जानबूझ करके राजनीतिक करने के लिए कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ के नाम पर चुनावी राजनीति करते रहे हैं, वोटों की राजनीति करते रहे हैं, वोट मांगने के लिए ये सब बातें करते थे, बाद में उनको भूल जाते थे और कुछ करते नहीं थे, और उनकी अब सरकार नहीं रही तो उनको ऐसा लगता है कि अब इन वर्गों के क्षेत्र में जाकर के कुछ इनको भ्रमित करने की कोशिश करो। बहुत पहले से इस बात के समर्थक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम सामाजिक समरसता लाने की दृष्टि से हमारा जो पंचनिष्ठाएं है ना, उसमें ही हमने प्रावधान किया। इसके बाद भी हमको जब जब जहाँ जहाँ अवसर मिला हमने ये करके दिखाया। जैसे मध्य प्रदेश सरकार में हमको अवसर मिला तो हमने अंबेडकर जी का स्मारक बनाया। अटल जी की सरकार बनी तो 26 अलीपुर रोड, जहाँ अंबेडकर साहब का महापरिनिर्वाण स्थल है, उसको हमने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ की लागत से वहाँ भव्य स्मारक बनाने का। ठीक है, एक और चीज़ कि हम देख रहे हैं कि दबाव की राजनीति के चलते लगातार तमाम जातियों को जो कि आरक्षण के वर्ग में शामिल करने की जो मांग चलती है, वो अपने आप में लगातार बढ़ती जा रही है। इस व्यवस्था से निपटने के लिए, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो सीमित है, किस तरीके से टैकल करने के लिए सोच रहे हैं आप लोग? देखो, ये तो एक नियम प्रक्रिया बनी हुई है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 1950 में अनुसूचित जातियां आदेश जारी हुआ, और उसके बैकग्राउंड भी उनके साथ लिखे हुए हैं, और वो 1955 से नियम लागू है। अब उसमें अगर कोई घटाना बढ़ाना हो जातियों में तो प्रक्रिया है, राज्य सरकार प्रस्ताव करेगी। अगर एससी में मिलाना है तो आरजीआई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो पंजीयक है, उसके पास जाएंगे, वो ओके करेगा तो एससी कमीशन के पास जाएंगे, एससी कमीशन ओके करेगा तो बिल बनाएंगे, विधेयक बनाएंगे, उसको संसद में प्रस्तुत करेंगे, संसद स्वीकृति देगी तो उसको उसमें सम्मिलित करेंगे या निकालने का काम करेंगे। तो इस प्रक्रिया का अनुपालन जो भी सरकारें रही है वो कर रही है और हम भी कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। हम क्या उम्मीद करें आने वाले वर्षों के लिहाज से, आपकी सरकार क्या इतना बड़ा कदम इस तरीके से योजनाओं के तहत उठाएगी कि जो समानता और समरसता की आप बात कर रहे हैं, हर वो आम खास अपने जहन में महसूस कर सके? हमने प्रयास किया है, प्रारंभ भी किया है और कुछ योजनाएं भी इम्प्लीमेंट की है। जैसे अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ हमने देश भर में मनाई, साल भर मनाई। सिक्का जारी किया उनके नाम पर, डाक टिकट जारी किया, और पंच स्थल है जो उनको तीर्थ स्थान के रूप में घोषित किया, और दुनिया में 183 देशों के आसपास अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। खुशी की बात यह कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने भी जयंती मनाई अभी 14 अप्रैल 2016 को, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी यह हुआ। हम अंबेडकर जी की सोच को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो सबके थे, सर्वव्यापी थे, सर्वहितैषी थे। उनको किसी वर्ग विशेष से जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है,
और इस प्रकार की जब सफलता मिल जाएगी तो ये बहुत सारी विषमताएं भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं इस प्रकार की विषमता निश्चित रूप से दूर हो, कम से कम जितना जल्दी हो सकती है उतना जल्दी दूर हो। बहुत शुक्रिया गहलोत साहब अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए, और 2 साल के इस सफर में आपने जो भी प्रयास करें आने वाले समय में फलीभूत हो। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत साहब, जिन्होंने बताया कि बीते 2 साल में किस प्रकार के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि जो सफलताएं अभी तक मिली उससे ज़्यादा आगे निकल के चहुमुखी सफलताएं आने वाले वक्त में मिलेंगी। तो आज इस खास मुलाकात में, इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।